हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप बेटा सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। और बेटा आज जो है हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बिल्कुल ही न्यू एंड बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर में काफी सारी बातें कर ली और ऑलमोस्ट 35 लेक्चर्स बना दिए। सर और कितने लेक्चर बनाओगे? तो बेटा बात ऐसी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो वन ऑफ दी सबसे लेंथीएस्ट एक्ट है आपके पूरे सिलेबस में। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा वेटेज वाला भी है। तो बेटा इसमें हम कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। हम बहुत आराम से इन डेप्थ एक एक एग्जाम्पल को फील करते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। और इसमें कितने भी क्लास लगे, आइडिया तो 50 का था, अब देखते हैं भाई बाकी जितना भी हो मेरे हिसाब से 50 के अंदर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आज की बेटा क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो हमने अपना यूनिट करा था क्या सर, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। और इसके साथ साथ हमने वॉइड एग्रीमेंट्स कवर करे थे कि किन किन केसेस में, कौन से वो 6 केसेस थे जहां पे हम एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर करते हैं। सर याद है क्या? सर याद है क्या बेटा? अगर याद है तो मां कसम रिपीट करना मेरे साथ। सबसे पहले था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सेकेंड था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, जहां पे 2 एक्सेप्शन भी थे, जो स्टैट्यूटरी वाले थे, जुडिशियल वाले थे। बेटा थर्ड था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। उसके बाद था कोई भी अनसर्टेन एग्रीमेंट है, कोई भी इम्पॉसिबल वाला है। इम्पॉसिबल मैंने बताया था कि अगली यूनिट में जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब मैं इम्पॉसिबल वाले पार्ट को डील कराऊंगा। तो बेटा अभी वो सही समय आ चुका है और आज हम जो है होपफुली इस वाले पार्ट में, या हो सकता है अगले लेक्चर में, इस चैप्टर में इम्पॉसिबल एक्ट वाले को भी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद बेटा लास्ट था वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जो मैंने बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या आता है क्या नहीं आता, और सबसे इंपॉर्टेंट वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के बीच में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया था कि सर वेजरिंग और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है इंश्योरेंस वाले। ठीक है, तो वो सारी यूनिट को, वो सारे चैप्टर्स को पैक करने के बाद अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपने न्यू चैप्टर पे चल गए बेटा। और चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से बेटा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बेसिक सा, उसके बाद मैं आपको उस एग्जाम्पल की हेल्प से यह समझाऊंगा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए यहां पे स्पेस छोड़ भाई, अभी तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके नीचे एग्जाम्पल लिखना बेटा। मान लीजिए यहां पे मैं एग्जाम्पल लेता हूं अपना। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 व्यक्ति हैं बेटा। एक तो कौन हूं बेटा? एक तो हूं मैं, ये मैं हूं बेटा। ये है आपके रोहित सर। और बेटा यहां पे एक है हमारा बहुत प्यारा बच्चा, कोई भी बच्चा मान लो, हमारे भाई एक यहां पे है, मान लीजिए जय भाई। जय भाई हमारे एक स्टूडेंट है, उनका नाम लेते हैं। देखो बेटा यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक है रोहित सर, एक है जय भाई। अब हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा। हम दोनों के बीच में क्या बनता है? एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो एग्रीमेंट या ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, अब इसमें क्या बोला भाई? इसमें मैं हूं प्रॉमिसर, और मैंने क्योंकि मैं प्रॉमिसर हूं तो बेटा मैंने यहां पे प्रॉमिस करा है, किसको? जय भाई को प्रॉमिस करा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं उन्हें लॉ पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन की। मैं जय भाई को फाउंडेशन की लॉ पढ़ाऊंगा, राइट? इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट है। और यहां पे जय भाई ने मुझे प्रॉमिस करा है सर आप मुझे लॉ पढ़ाना, और ये है प्रॉमिसी, ये है हमारे प्रॉमिसी। और इन्होंने बदले में बोला कि सर मैं आपको पे करूंगा 10,000 रुपीज का कंसिडरेशन। मैंने बोला भाई 10,000 रुपए लूंगा लॉ पढ़ाने के, कोई दिक्कत नहीं है। जय भाई इस पे एग्री करते हैं और हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझ आ गया ना, कि भाई मुझे आपको लॉ पढ़ानी है और आपको बदले में कंसिडरेशन के 10,000 रुपीज पे करने हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और जय के बीच में बना है, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टीज की जनरेट होती है ऑब्लिगेशन। क्या जनरेट होती है बेटा? ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज की। सर दोनों पार्टीज की? यस। मतलब यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट से जय भाई की ऑब्लिगेशन बनी है। सर क्या ऑब्लिगेशन? बेटा यहां पे जय की ऑब्लिगेशन
जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब सिंपल टर्म में ड्यूटी समझे। इस कॉन्ट्रैक्ट में जय की ऑब्लिगेशन क्या है सर? जय की ऑब्लिगेशन है टू पे 10,000 रुपीज ओनली। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी ऑब्लिगेशन क्या है बेटा? मेरी भी तो एक ऑब्लिगेशन जनरेट हुई है ना बेटा। मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपको लॉ की ट्यूशंस देनी है। बात समझ आ रही क्या? तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर, सारे कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी बेटा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो आउटकम होगा ना वो ये होगा कि प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों के एंड पे कुछ ऑब्लिगेशंस या कुछ ड्यूटी क्रिएट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मैं एक बिल्डर हूं, मैं आपका घर बनाऊंगा और बदले में 10 लाख रुपए दूंगा। तो भाई ये जो 10 लाख रुपए लेना है और ये जो घर बनाना है ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन तो है। मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं घर बनाऊंगा, आपकी ऑब्लिगेशन है जब घर बनेगा तो आपको उसकी पेमेंट करनी है 10 लाख। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब आप जनरेट करते हो, क्रिएट करते हो, तो दोनों प्रोमिसर और प्रोमिसी के एंड पे ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? ऑब्लिगेशन। यहां पे इसकी भी ऑब्लिगेशन ड्यूटी है 10,000 रुपीज पे करना, और यहां पे सॉरी मेरी भी एक ऑब्लिगेशन है सर, मेरी भी एक ऑब्लिगेशन या ड्यूटी है, और यहां पे मेरी ऑब्लिगेशन है आपको जो है लॉ पढ़ाना। क्या ये बात समझ आती है बेटा? एब्सोल्युटली सर, ये बात हमें समझ आती है। और ध्यान से सुनना, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है दोनों रिस्पेक्टिव पार्टी उसे फुलफिल कर देते हैं तो उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, जब दोनों पार्टी प्रोमिसर और प्रोमिसी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हैं, वर्ड पकड़ना, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देते हैं, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम तब ट्रीट करेंगे जब मैं जय को लॉ पढ़ा दूंगा और जय मुझे 10,000 रुपए दे देगा। तो जब मैंने और जय ने अपनी दोनों की रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन जो इस कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हुई है उसे फुलफिल कर दिया, उस सिनेरियो में हम बोलेंगे दिस इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात आपको समझ आती है सर? एब्सोल्युटली यस सर, क्लियर, एकदम पक्की बात। तो बड़ा डेफिनेशन देखते हैं फटाफट से। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस, वर्ड देखना, टर्म है फुलफिलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। खत्म। यही चीज यहां समझाई। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? फुलफिलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। फुलफिलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, आपकी जो रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है। सर लीगल ऑब्लिगेशन मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल होता है, एनफोर्सेबल अंडर द लॉ होता है। तो जो ऑब्लिगेशन जनरेट होगी वो लीगल ऑब्लिगेशन है। मतलब अगर आपने किसी ने भी उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करा तो सामने वाला आप पे लीगल राइट्स रखता है, लीगल एक्शन लेने का राइट रखता है। तो ये दोनों की ना लीगल ऑब्लिगेशंस है। तो जब आप फुलफिल कर दो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, और ये लीगल ऑब्लिगेशन कहां से जनरेट हुई है? जो क्रिएट हुई है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। और पार्टीज का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो आई होप आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या है? दोबारा रिपीट करेंगे, फुलफिलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। क्या बोला बेटा? फुलफिलिंग ऑफ रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन जो क्या है? क्रिएटेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज है। ये आपका बेटा एग्जांपल है पूरा का पूरा, और यहां पे हमारा जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो होता है डन। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का मतलब समझ आ गया हो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है प्रोमिसर प्रोमिसी की, जब वो उसे फुलफिल कर देते हैं तो हम बोलेंगे भाई परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बात समझ आती? यहां तक कोई दिक्कत नहीं से बेटा। अब आपको जो अगली चीज पढ़नी है वो है टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। ओह सर, अब परफॉर्मेंस के भी टाइप्स होते हैं? हाँ जी, परफॉर्मेंस होती है दो प्रकार की, दो टाइप्स की। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। पहले क्या लिखा है क्या नहीं समझेंगे बाद में, पहले आप समझना चालू करो, कॉन्सेप्ट समझो। एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल अटेम्प्टेड सर दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर चुकी है। मतलब मैंने आपको लॉ पढ़ा दिया और आपने मुझे 10,000 रुपीज पे कर दिए। जब दोनों पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दे ऑलरेडी, तो उसे बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या आपने ये चीज कहीं सुनी है?
देखो अगर आपने बहुत डेप्थ में मेरी क्लासेस पूरी स्टडीज करी होंगी अच्छे से नोट्स के साथ, तो आपको याद होगा जब मैं बिल्कुल इनिशियल चैप्टर्स पढ़ा रहा था, वहां पे ना ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करा था। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल, बायलेटरल, याद है आपको? अगर याद है बहुत सही ट्रैक पे उठा, अगर याद नहीं है तो प्लीज आप थोड़ा सा वापस जाइए पेजेस में और वहां पे बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखिएगा ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी यही था कि जब दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर चुके हैं तो बोलते हैं एग्जीक्यूटेड, अगर करने वाले हैं तो बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। तो यहां पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया, मामला वही है। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है जब दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया, मतलब मैंने लॉ पढ़ा दी, सामने से मुझे 10,000 की कंसिडरेशन मिल गई, तो परफॉर्मेंस को बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन जो सेकंड वाला है वो ध्यान से समझना, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, देखो नाम से पता लग रहा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसे एक और नाम से बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्म, और एक और नाम होता है टेंडर। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर। अभी क्या बोलता है ध्यान से समझना, तीनों पॉइंट एक ही मतलब है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? मान लीजिए बेटा मैंने जो है अमेजॉन से कुछ पर्टिकुलर गुड्स मंगाए, शूज मंगाए। अब अमेजॉन वाले भैया आए, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि भाई मैं आपको कंसिडरेशन में अमाउंट पे करूंगा और बदले में आप मुझे शूज डिलीवर करोगे ड्यू डेट पे, है ना? ये कॉन्ट्रैक्ट था। अब ड्यू डेट, जो भी डिलीवरी डेट है वो डेट आई, अमेजॉन वाले भैया ने मुझको शूज डिलीवर कर दिए, मैंने अमेजॉन वाले भैया को पेमेंट कर दी, और ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है ये होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस का। किसका होगा बेटा? एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना भाई, कर तो दी। केस नंबर 2, सेम अमेजॉन से शूज डिलीवर करे थे, ऑर्डर करे थे। अब जब अमेजॉन वाले भैया मेरे घर पे पहुंचे, उन्होंने बेटा मेरे को कॉल लगाया, 1 2 3 4 कॉल मिलाया और बोलते हैं कि सर मैं आपका पैकेज लेके आ गया हूं अमेजॉन से। मैंने कहा अच्छा भैया। कह रहे सर आप जो है डिलीवरी ले ले, मैं आपके गेट के बाहर खड़ा हूं, गेट खोलो। बेटा मैंने बोला कि भैया अभी तो मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूं और ना ही घर पे मेरे पेरेंट्स या कोई अवेलेबल है जो पैकेज को रिसीव कर पाए, तो आप एक काम करिए बेटा, आप ना बाद में आना भैया, अभी तो हम अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ड्यू डेट पे, परफॉर्मेंस डेट पे एक पार्टी अमेजॉन वाले ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म किया, लेकिन मैं उसे ड्यू टू एनी रीजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ड्यू टू एनी रीजन। अब देखो यहां तो जेन्युइन सर्कमस्टांसेस थे, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है मुझे परफॉर्मेंस सही नहीं लग रही है, कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन, वो रीजन कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे पॉइंट इतना है कि एक पार्टी परफॉर्मेंस करने का अटेम्प्ट कर रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी पार्टी है वो उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रही है कि भाई मुझे नहीं करवानी परफॉर्मेंस। जैसे यहां पे वो पार्टी कर रही थी ना भाई, लेकिन मैं अभी अवेलेबल ही नहीं हूं, तो मैंने बोला भाई अभी मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आप कल परसों नरसों जब भी डिलीवर करने हो कर देना। बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? डिफरेंस समझ आया? जल्दी से बेटा रीड कर लो, बस यही था आपका। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस 2 टाइप का होता है, एक आपका क्या है बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक आपका क्या है बेटा? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अब क्या बोलता है इसमें? कह रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस में व्हेन द पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, when the parties have already performed their respective legal obligation under the contract within the specified time period and in the specified manner, so within the specified time period and within the specified manner it is known as actual performance। क्या बोलते हैं बेटा? ये इसे बोलते हैं actual performance। ये बात समझ आती क्या? क्या ये बात समझ आती है बेटा? एक्चुअल परफॉर्मेंस एकदम क्लियर है 100%? यस सर इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर से रिपीट करो, when the parties have already performed their respective legal obligation under the contract within the specified time period and in specified manner, जिस टाइम पे था उस टाइम पे जैसे बोला था वैसे आप दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया, उसे बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे बेटा? एक्चुअल। लेकिन अटेम्प्ट में क्या होता है? अटेम्प्टेड या ऑफर टू परफॉर्म में होता है एक पार्टी ने टाइमली डिलीवरी डेट पे या जो भी स्पेसिफाइड टाइम था, स्पेसिफाइड मैनर था, परफॉर्मेंस करना चाहा, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है वो उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रही है, उसे बोलेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर, जो भी बोलो। When the promisor makes an offer to perform his obligation under a contract, but क्या आगे कहानी? The promisee refuses to accept the performance, it is called attempted performance or offer to perform। तो टेक्निकली यहां पे क्या हो रहा है?
भाई प्रोमिसर जो है उसने ड्यू डेट पे मैं चला गया जय भाई के पास, जय भाई की लॉ की क्लास लेने, जय भाई के एग्जाम से एक दिन पहले। लेकिन जब जय भाई के एग्जाम से एक दिन पहले मैं गया तो जय भाई कह रहे कि सर मैं तो शादी में गया हूं, या सर मुझे अभी नहीं पढ़ना, या कोई भी रीजन। भाई जय भाई ने बोला था सर कल मेरा पेपर है, आज आप 5 से 7 मेरी 2 घंटे क्लास लेना, 10,000 रुपए दूंगा। बेटा इस सिनारियो में मैं तो टाइमली पहुंच गया ना, एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड टाइम था। लेकिन जय भाई जो है वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे, कह रहे सर मैं शादी में गया हूं, या अभी नहीं पढ़ना, या मैं सो रहा हूं, या एनी रीजन। तो ये क्या होगी, ये होगी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म, या इसका एक और नाम बुक में दिया है टेंडर, TENDER, टेंडर वाला। ठीक है, तो ये होता है बेटा 2 टाइप का परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आई होप यस सर। परफॉर्मेंस 2 टाइप के, या तो होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस जब दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया, या होगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जब प्रोमिसर अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहा है बट प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है, उसे बोलेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म या टेंडर। ये बात समझ आती है? अब आगे देखना, अब आप तो आपके पास तो अच्छे से स्पेस होगा, आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा। अब जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखना आप, कॉन्सिक्वेंसेस समझो। भाई मैंने एक बात बताओ बेटा, मैंने ना जय भाई को टाइमली जाके क्लास देने के लिए बोला, मैंने कहा भाई 5 बजे का टाइम था, तेरे घर के बाहर खड़ा हो, आ जाओ भाई पढ़ने। अब जय भाई जो है वो प्रॉमिस ही खुद से रिफ्यूज कर रहा है, कह रहा है सर मैं तो शादी में हूं, मैं तो बाहर हूं, मैं तो सो रहा हूं, मैं तो अभी जाना है। अब यहां पे पॉइंट इज कि क्या कल को जय मेरे को बोल के ये बता सकता है कि सर आपने ना प्रॉमिस को ब्रीच करा है, सर ब्रेक करा है, आपने सर कॉन्ट्रैक्ट को सही से परफॉर्म नहीं करा, आपने बोला था 5 बजे आओगे सर, आपकी गलती है, ये है वो है, मैं पैसे दूंगा, ये वो, ऐसे करेंगे? ऐसे कर सकता है क्या? अरे जय भाई क्या ऐसे कर सकते हैं? या जो अमेजोन वाले डिलीवरी वाले भैया आए थे आपके घर पे गुड्स को डिलीवर करने, आप उनको बोल सकते हो क्या कि भाई तुमने गड़बड़ करी, तुम्हारी गलती है? अबे वो तो टाइमली, भाई जब आपको डेट का सिलेक्शन आता है ना बेटा, जब आप अमेजोन में ऑर्डर करते हो टाइम का सिलेक्शन आता है कि 9 बजे भेजना, 11 बजे भेजना, ऑफिस टाइम के बीच में मत भेजना, रात को भेजना, सुबह आपको आता है, आप चेक करिएगा कि 9 to 5 के बीच में भेजे, 5 to 9 के बीच में भेजे रात को। तो आपने जब खुद से ही सिलेक्शन करा है, वो पर्सन खुद से सही टाइम पे आ गया है, तो आपकी फॉल्ट है ना। तो यही चीज क्लियरिफाई करा है, यही चीज क्या करा है, क्लियरिफाई करा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में। लेकिन ध्यान से इसका ना कुछ एक्सेप्शन भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब भाई मैंने जय को बोला था भाई गुड्स डिलीवर कर रहा हूं, सर्विस डिलीवर कर रहा हूं, उस केस में जय रिफ्यूज कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए गुड्स अभी, तो भाई उसमें किसकी गलती? मेरी है, जय की? सर ऑब्वियसली जय की गलती है। तो क्या मैं वो सर्विस दोबारा दूंगा, उसे दोबारा ऑफर करूंगा, या मैं अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज या फ्री हूं? तो सर लॉ ने पता क्या बोला, ध्यान से सुनना। लॉ कह रहा है अगर केस कौन सा है, एक्चुअल का नहीं, अगर केस है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म का, अगर केस है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म का, तो उसमें हम 2 केस कंसिडर करेंगे कि जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वो रिलेटेड टू गुड्स है या रिलेटेड टू मनी है। सर ये क्या मतलब है रिलेटेड टू गुड, रिलेटेड टू मनी? बेटा रिलेटेड टू मनी को ना आप 1 मिनट के लिए स्किप कर दो, मैं पहले रिलेटेड टू गुड में आ रहा हूं। अमेजोन वाले भैया डिलीवरी करने आए थे गुड्स पे टाइमली, स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड मैनर में, लेकिन मैंने उन्हें एक्सेप्ट करने से डिलीवरी रिफ्यूज कर दिया। अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अगर रिलेटेड टू गुड है तो लॉ देखना क्या बोल रहा है, लॉ ध्यान से सुनना, कॉन्सिक्वेंसेस। पहली चीज, गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। भाई प्रोमिसर जो है अमेजोन वाले भैया, वो आपको दोबारा गुड्स ऑफर करने के लिए कोई लायबल नहीं है। सर एक दिमाग में क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जा बस, अभी आ रहा है इस पे, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया हुआ, 1 मिनट आ रहा है। पहली बात, अगर आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का केस है और वो भी रिलेटेड टू गुड्स है, तो भैया अगर आपने प्रोमिसर गया गुड्स लेके उनके पास स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड मैनर में, प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, तो प्रोमिसर के लिए पता क्या है, बहुत अच्छे एकदम सेफ रख रहा है प्रोमिसर को, कह रहा है प्रोमिसर भाई, लॉ ने बोला प्रोमिसर भाई गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन, मत ऑफर करना दोबारा। पॉइंट नंबर 2, प्रोमिसर जो है वो डिस्चार्ज है। सर ये डिस्चार्ज अगला टॉपिक है, हमारा अगला चैप्टर है, लेकिन मैं अभी बताता हूं, फ्री है फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। अरे उसकी ऑब्लिगेशन थी गुड्स को डिलीवर करना, अब भाई वो तो टाइम पे, एग्जैक्ट डेट पे आ गया था ना गुड्स डिलीवर करने, ये तो आपकी गलती, आपने रिफ्यूज करा। तो पहला पॉइंट, वो दोबारा से गुड्स डिलीवर करने नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दिमाग में कुछ क्वेश्चन बताना, रुक जाओ। सेकंड, हम ये ट्रीट करेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अगर रिलेटेड टू गुड है, तो जो प्रोमिसर है अगर उसने एक बार डिलीवर कर दिया और सामने वाला एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है,
तो वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री है, डिस्चार्ज है, क्योंकि उसने तो टाइमली अपनी परफॉर्मेंस दे दी ना, आपने एक्सेप्ट नहीं करी, आपकी गलती है, तो हम तो उसे डिस्चार्ज मानेंगे फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन, प्रोमिसर को। तो पहला पॉइंट, अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू गुड है, गुड्स नीड नॉट टू बी ऑफर्ड अगेन। सेकंड, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। और थर्ड, प्रोमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अरे कल को अगर आप बोलोगे कि अमेजॉन तो बड़ा गुलाब है, हम तो इसके अगेंस्ट केस कर देंगे कि गुड्स डिलीवर नहीं करता, अबे प्रोमिसर किसी भी नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है। प्रोमिसर किसी भी नॉन परफॉर्मेंस के लायबल नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट पे तो उसने परफॉर्मेंस कर दी ना, आपका फॉल्ट है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करे। ये बात समझ आती है आपको? तो 3 पॉइंट फिर से रिपीट कराओ। अगर आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है और वो भी रिलेटेड टू गुड्स है, तो पहला, प्रोमिसर जो है वो गुड्स को दोबारा ऑफर नहीं करेगा। सेकंड, प्रोमिसर अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री यानी डिस्चार्ज हो चुका है, और प्रोमिसर को कोई भी नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकता। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन जैसे ही ये लॉ ने प्रोविजन दिया, बेटा तुम जैसे जहरीले बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल खतरनाक बच्चे, बेटा वो बावले हो गए, उनके दिमाग में आया एक आइडिया। पता क्या बोलते हैं? कहते हैं सर जय भाई को जब मैंने पूरा पूरा प्रोविजन पढ़ा, इतना वाला आधा वाला, तो जय भाई कह रहे सर एक काम करो, सर मेरे को ना जरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सर मेरे को ना आप 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ले ले भाई। कह रहे सर 1 लाख रुपए दे दो 1 महीने के लिए, और एग्जैक्ट 1 महीने को मतलब अगले महीने 1 जनवरी को मैं आपके पास आऊंगा और 10 लाख रुपए लौटाऊंगा विद इंटरेस्ट के साथ। ऐसे मतलब इंटरेस्ट के साथ, बिल्कुल पूरा कह रहा बढ़िया से, मैं खुश, मैं कह रहा अच्छा 1 लाख रुपए लेके, मतलब 1 लाख का इंटरेस्ट लगा के मान लो 1.5 लाख रुपए बन रहा है। कह रहे सर इस डेट पे आऊंगा 1 तारीख को और आपको 1.5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट पैसा लौटा दूंगा पक्का। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की क्या है ऑब्लिगेशन, क्या मेरी ऑब्लिगेशन है मैं 1 लाख रुपए आज दूंगा, उसकी ऑब्लिगेशन है 1 तारीख को वो 1 लाख प्लस 50,000 रुपए इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए मुझे वापस करेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जय भाई ने बेटा ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के प्रोविजन पढ़ लिए। अब जय भाई जैसे ही 1 तारीख आई ना, रात को 12 बजे मेरे घर के पीछे छुप गया जाके, कह रहे काम करूंगा, पता क्या करूंगा, जैसे ही मैंने 1 तारीख का बोला था, जय कह रहा है मैंने 1 तारीख का बोला था ना परफॉर्मेंस करने का, जैसे ही सर अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे, मैं तुरंत पैसे देने पहुंच जाऊंगा। अब देखो क्या हुआ बेटा, मैं तुरंत सुबह 8 बजे अपने ऑफिस के लिए निकला, तुरंत मेरे जाते ही जय भाई घर के बाहर खड़े हुए बेल बजाने लग गए। फिर मेरे को कॉल करते, कहते हेलो सर, कह रहे आपके जो 1.5 लाख रुपए देने थे ना आज, कह रहे सर देखो मैंने बोला था 1 तारीख को 8 बजे आऊंगा, 1 तारीख को 8 बजे आपके घर के बाहर हूं, आप आ जाओ पेमेंट लेने। अब भाई मैं तो बहुत दूर चला गया, मैं तो बेटा चला गया लद्दाख ऑफिस अपने। सर लद्दाख ऑफिस है? हाँ बेटा ऐसे, मैं तो चला गया लद्दाख। मैंने कहा जय भाई एक काम करते हैं, मैं तो लद्दाख चला गया ट्रिप पे, ऑफिस की ट्रिप से, आप आज ना हो नहीं पाएगा, तो एक काम करते हैं आपने मुझे 3 दिन बाद देना पैसे। जय भाई खुश। जय भाई कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो सर? कह रहे सर देखो अभी आपने पढ़ा है, झूठ मत बोलना, अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का केस है तो भाई दोबारा से मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, प्रोमिसर अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो गया और मैं तो नॉन परफॉर्मेंस के लायबल ही नहीं हूंगा। वो इस प्रोविजन का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा देखो दिमाग देख रहे हो कितना खतरनाक है। तो बेटा लॉ मेकर को ये बात समझ आई कि ये प्रोविजन ना है तो ठीक, लेकिन ये हर जगह वर्क नहीं करेगा। तो अगर सुनना ध्यान से, अगर गुड्स का केस है तो गुड्स के केस में तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में ये कॉन्सिक्वेंसेस इंप्लीकेशन सही है, लेकिन अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू मनी है तो ये चीजें ऐसे वर्क नहीं करती बेटा। ऐसे समझना, ऐसे तो जय भाई जैसे हजारों लोग हैं वो ऐसे करेंगे, पैसा ले लिया, देने के टाइम पे देखेंगे जैसे ही बाहर निकलेगा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर देंगे, कहेंगे अब तो भाई हमने पैसा दिया था, तुम तो आए नहीं, हम तो डिस्चार्ज हो गए, अब हम नहीं दे रहे पैसा। अबे क्या ये सही तरीका है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो बेटा लॉ मेकर आपसे ज्यादा समझता है, तो उसने क्लियरली भाई देखो, उसने बोला अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में ना रिलेटेड टू गुड्स तो ये होगा, रिलेटेड टू गुड्स अगर है तो वो तो ये होगा, लेकिन अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू मनी है तो बेटा सीधी सी बात बता दो, अगर आपने पैसे ऑफर करे जो आपकी ऑब्लिगेशन थी, लेकिन मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था और मैंने बोला भाई अभी अवेलेबल नहीं है, तो गुड्स के केस में तो ऑफर ही हो, दोबारा ऑफर नहीं करना। मनी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पैसे देने हैं और ये आपकी ऑब्लिगेशन है तो आपको पैसे दोबारा से देने पड़ेंगे। आप मनी के केस में, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में आप कभी भी डिस्चार्ज हो ही नहीं सकते।
अनलेस आप पैसा विद इंटरेस्ट वापस ना कर दो प्रोमिसी को। क्या ये बात समझ आई? गुड्स के केस में आप दोबारा गुड्स ऑफर नहीं करोगे, आप डिस्चार्ज हो अपनी ऑब्लिगेशन से और नॉन परफॉर्मेंस के लायबल नहीं हो। लेकिन जब रिलेटेड टू मनी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगा तो आप अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज नहीं हो। डिस्चार्ज होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, आप पूरा पैसा विद इंटरेस्ट लौटाओ, तभी आप डिस्चार्ज होंगे। अदरवाइज आपको दोबारा ऑफर करना पड़ेगा, 3 दिन बाद जय भाई को मेरा वेट करना पड़ेगा और दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये लॉजिक लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली लॉजिकल है सर। मनी के केस में ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो रिलेटेड टू मनी में क्या बोला सर? डेटर रिमेन्स, डेटर मतलब वो जो पर्सन जय भाई थे, रिमेन्स लायबल टू पे द मनी। द प्रोमिसर कैन ओनली बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन by passing the interest rate, sorry, by paying the interest rate along with the amount from the date of the at the tender। क्या ये बात समझ आई? अरे क्या बोलो रे, बात समझ आई क्या? जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से नोट करेंगे। 2-3 चीजें बता दी, बहुत बढ़िया बढ़िया। सबसे पहली चीज, परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? सर परफॉर्मेंस का मतलब है फुलफिल करना रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन जो क्रिएट हुई है अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। 4 चीजें फिर से भी रिपीट करो। फुलफिल करना रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। ठीक है। परफॉर्मेंस कितने टाइप की? 2 सर। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट की जो रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टी ने उसे ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया तो बन जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अगर प्रोमिसर अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहा है लेकिन प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दे, उसे बोलेंगे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर। अब सर ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बेटा 2 टाइप से होगा आपका। सबसे पहला, अगर वो रिलेटेड टू गुड्स है, अगर वो रिलेटेड टू मनी है। अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू गुड्स है बेटा, उस सिनेरियो में क्या है? उस सिनेरियो में आपको ध्यान रखना है, अगर गुड्स के केस में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, गुड्स को दोबारा डिलीवर नहीं करना, आप अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो और आप नॉन परफॉर्मेंस के लायबल नहीं हो। लेकिन अगर यही सिनेरियो है इन केस ऑफ क्या बेटा? रिलेटेड टू मनी में, तो बेटा डेटर हमेशा लायबल रहेगा। वो डिस्चार्ज तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अमाउंट विद इंटरेस्ट को रीपे ना कर दे। तो ये मनी के केस में ऐसे वर्क नहीं करता। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो बेटा ये आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं अपने इस टॉपिक को। फटाफट नोट करेंगे। हाँ जी बेटा चलिए, तो ये हमारा डन हो गया। हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, 2 टाइप की, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड देख ली, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या इंप्लीकेशन होते हैं रिलेटेड टू गुड्स एंड रिलेटेड टू मनी, ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब इसके आगे हम इस चैप्टर में चलेंगे बेटा, तो अगला टॉपिक जो आपके सामने आता है दैट इज कॉल्ड हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा सॉरी हेडिंग है। क्या बोल रहा है? कह रहा कौन कौन से व्यक्ति किन किन सिनेरियो में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर सकता है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है बेटा? एब्सोल्युटली यस। पहले ही बता दो, सेकंड चैप्टर को आप सेकंड पॉइंट को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। पहले ही बता रहा हूं, चांद सितारे जो बनाना बेटा सब कुछ बना लो। इस पे अभी मेरे पास स्पेस नहीं था। सेकंड पॉइंट का स्पेशल नोट इसके बाद, इसके जस्ट नीचे आएगा स्पेशल नोट सिर्फ सेकंड पॉइंट के लिए। और इसमें से इतनी बार पेपर में क्वेश्चन आया भाई, इतनी बार केस स्टडी। और कैसा सर? हमेशा केस स्टडी, हमेशा केस स्टडी। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटेड केस स्टडी आएगा। अगर आया तो 10 में से 5-6 बार आया हुआ है, राइट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं होता क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं बेटा। कह रहा है कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। सर ये क्या सवाल हुआ? सर जो प्रॉमिसर है, जिसने प्रॉमिस करा है वही तो करेगा बेटा, लेकिन केसेस है तो यहाँ पे 4 केस डिवाइडेड, समझना ध्यान से। सबसे पहला सिंपल, ये पूरा पढ़ाऊंगा बाद में, पहले अभी सुन लो। पहला पॉइंट, सबसे पहले नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करेगा प्रोमिसर इटसेल्फ। कौन करेगा? प्रोमिसर इटसेल्फ। भाई मैंने लॉ पढ़ाने का वादा करा है तो मैं लॉ पढ़ाऊंगा, मैंने घर बनाने का वादा करा है मैं घर बनाऊंगा, मैंने गुड सप्लाई का वादा करा है मैं गुड सप्लाई करूंगा। तो पहले केस में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस प्रोमिसर इटसेल्फ करेगा, खुद से करेगा, प्रोमिसर हिमसेल्फ। पहला क्लियर? अच्छा, या फिर प्रोमिसर हिमसेल्फ और उसका ऑथराइज्ड एजेंट। यार एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, मैं एक बहुत बड़ा गुड्स का डीलर हूं, मार्कर का डीलर हूं। अब मैंने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मल्टीपल लोगों को मैं मार्कर सप्लाई करता हूं। तो बेटा मैं ऑल ओवर इंडिया अकेला नहीं कर सकता ना, तो मैंने अपने एजेंट्स बनाए बहुत सारे।
और वो एजेंट फर्दर कनेक्टेड है कंपनी से जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उन्हें। तो मैं क्या करता हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने नाम पे बनाया, अब या तो मार्कर सप्लाई कर दूं मैं डायरेक्टली, तो प्रोमिसर हिमसेल्फ। बेटा अगर बहुत बड़े स्केल पे काम है तो मैं अपने एजेंट्स के थ्रू भी तो करवा सकता हूं ना। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, वो मेरे बिहाफ पे काम करेंगे बस, और वो काम कर रहा है ऐसे मैं काम कर रहा हूं, ऐसे चलता है। तो पहला केस सिंपल सा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सबसे पहले कौन करेगा, प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट। दो क्लियर। थर्ड पॉइंट सुनना ध्यान से, अगर स्पेशली डेथ का केस है, किसका केस है, डेथ का। सर मतलब अगर प्रोमिसर की भगवान ना करे डेथ हो जाए, तो बेटा उस केस में परफॉर्मेंस करता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका बेटा हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, व्हाटएवर जो भी उसके विल में लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको इनहेरेंट में उसकी प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह मिलेंगे, वही उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए लायबल होगा। तो 3 पॉइंट तो बड़े सिंपल से है। हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, सर हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट में नंबर 1 पहला प्रोमिसर हिमसेल्फ करेगा या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट करेगा, और अगर इन्वॉल्व है क्या डेथ का सिनेरियो, तो उस केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। क्लियर है बेटा, ये था आपका पॉइंट नंबर 1। अभी सब रीड कराऊंगा, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्लियर, प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका ऑथराइज्ड एजेंट, और इन केस ऑफ डेथ, ओनली इन केस ऑफ डेथ उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन सेकंड पॉइंट जिसको मैंने सबसे स्टार चांद सितारा सब बनाया हुआ था, बेटा ध्यान से समझना, ये पॉइंट कहता है कि बेटा मान लीजिए अगर गुड सप्लाई करने थे और गुड सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, तो अगर मैं नहीं कर पाया मेरा एजेंट कर लेगा, डेथ के केस में मेरा सन कर लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, मार्कर ही तो सप्लाई करने हैं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस इन्वॉल्व करती है पर्सनल स्किल एंड जजमेंट, बेटा मान लीजिए मैंने प्रॉमिस करा था आपको लॉ पढ़ाने का, अब सिंपल सी बात है ना यार, क्या यहां पे पर्सनल स्किल वाला काम आ गया। अब जो सर्विस है इसमें पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड है ना भाई, आपने तो कंसिडरेशन 10,000 रुपए पे करने का वादा किया था, मैं जब पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मैं तो वो नहीं हूं, या मानो इन केस ऑफ डेथ, क्या मैं अगर लॉ पढ़ाता हूं तो क्या वो परफॉर्मेंस मेरे सन से भी डिमांड कर सकते हो क्या, कि भाई आपके तो फादर जो है अब उनकी डेथ हो गई, अब आप हमें लॉ पढ़ाओ। ऐसा नहीं हो सकता रे। अगर मैं मान लो म्यूजिशियन गिटार बजाता हूं, तो क्या वहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, हाँ जी सर, तो क्या आप मेरे डेथ के केस में मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से परफॉर्मेंस मांग सकते हो, नहीं सर। अच्छा अगर मैं आर्टिस्ट हूं, ड्राइंग बनाता हूं और मेरे डेथ हो गया, तो मेरे डेथ के केस में क्या अब आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मेरी परफॉर्मेंस मांग सकते हो, नहीं सर। सर कहना क्या चाहते हो, सुनना ध्यान से, सर अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो प्रोमिसर हिमसेल्फ करेगा, वरना उसका ऑथराइज्ड एजेंट करेगा, और डेथ के केस में आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इन्वॉल्व करती है पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट, क्या इन्वॉल्व करती है, पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट, भाई टीचिंग, म्यूजिशियन, ड्राइंग आर्टिस्ट, भाई इसमें पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है ना, तो पर्सनल स्किल वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर प्रोमिसर की डेथ हो गई तो वो वॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वॉइड। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल लूं कि पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर हिमसेल्फ ही करेगा। आंसर इज एब्सोल्युटली यस। उसमें ना ही आप ऑथराइज एजेंट से ले सकते हो, ना ही डेथ के बाद आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हो। सिर्फ कब, अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल एंड जजमेंट। क्या इन्वॉल्व करता है, पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट। क्या ये बात समझ आती है बेटा? सर हाँ जी सर, एब्सोल्युटली क्लियर है। तो बेटा ये आपका सेकंड पॉइंट था। फिर से रिपीट, पहला कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कौन करेगा, प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका कोई भी ऑथराइज एजेंट, और डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन ये जो रूल है ये जनरल सर्कमस्टांसेस है, जनरल सर्कमस्टांसेस में ये ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कर रहा है पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट तो उस सिनेरियो में ये रूल नहीं अप्लाई होगा। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर हिमसेल्फ ही करेगा, और डेथ के केस में कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड बन जाएगा। मतलब आपको यहां से केस स्टडी जो बन के आती है ना, वो मैं बता दो कैसे आएगी। मेरे एग्जाम में भी आई थी जब मैंने अपना फाउंडेशन दिया था। वो बोल रहा है कि एक लेडी है, वो एक आर्टिस्ट के पास गई और उन्हें बोला कि भाई हमें ना अपना पोर्ट्रेट बनवाना है। यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है ऑलमोस्ट, पोर्ट्रेट बनवाना है। अब पोर्ट्रेट के लिए जो आर्टिस्ट है उन्होंने बोला भाई मैं आपसे 20,000 यूरो चार्ज करूंगा, और उसमें ना 10 सिटिंग्स लगेगी पोर्ट्रेट में। ठीक है, एक 10 बार आपको आना है, 1-1 घंटे बैठना है, और मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा 10 सिटिंग में। ठीक है, अब वो बोलेगा 4-5 सिटिंग हुई, और 4-5 सिटिंग के बाद जो आर्टिस्ट है उसकी हो गई डेथ। भाई पैसे लिए थे, 4-5 सिटिंग के बाद उसकी हो गई डेथ।
अब उस सिनेरियो में बोलेगा कि बताइए जो आर्टिस्ट का सन है ना वो अभी इन्वॉल्व है और वो ना अभी ऐसे बोल सकता है कि उसे ये आता नहीं है या वो सीख रहा है या कुछ भी कह रहा है, क्या वो लेडी, ऑप्शन में बोलेगा क्या वो लेडी उसके सन से, आर्टिस्ट के सन से अपनी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकती है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि सर आर्टिस्ट जो काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व है आर्टिस्ट की। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर हिमसेल्फ ही कर सकता है, और अगर प्रोमिसर की डेथ हो गई तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो यहां पे लेडी जो है वो आर्टिस्ट के बेटे या बेटी से किसी से भी परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसने कोई एडवांसेस दे रखे हैं तो वो प्रोपोर्शनेटली एडवांसेस वापस ले लेंगी, बट कोई परफॉर्मेंस नहीं मांग सकती स्पेसिफिक कि भाई मेरा पोर्ट्रेट ही बना के दो। भाई मर गया, अगला बंदा मर गया, अब आप उसके बच्चे को थोड़ी पकड़ लोगे। तो ये पॉइंट था सेकंड वाला। ठीक है, पहले मैं 2 पॉइंट रीड करवाता हूं सिंपल से। क्या बोल रहा है? नॉर्मल केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म होगा प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका ऑथराइज एजेंट, और अगर डेथ का केस है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका कौन? लीगल, प्रोमिसर हिमसेल्फ, ऑथराइज एजेंट, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नोट अभी नीचे लिखवाऊंगा, वो इसी का पार्ट है बट नोट में लग जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कर रहा है क्या सर? पर्सनल स्किल्स और जजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल्स और जजमेंट, देन द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसर ओनली। परफॉर्म बाय द प्रोमिसर ओनली लिखा है, ओनली, एंड बिकम्स वॉइड आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की डेथ के बाद क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है? यस सर, एब्सोल्युटली। अब थर्ड पॉइंट देखना क्या बोलता है। थर्ड पॉइंट पे भी केस स्टडी आ जाती है कई बार, इंपॉर्टेंट है समझना। कह रहा है मेरे मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ये दोनों पार्टी है, प्रोमिसर प्रोमिसी, प्रोमिसर प्रोमिसी। जनरली तो कौन परफॉर्मेंस करेगा? अभी बता दिया, 2 केस में प्रोमिसर करेगा, उसका एजेंट करेगा, डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो कोई नहीं करेगा, सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा, डेथ के बाद वर्ड हो जाएगा, सब बता दिया। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक थर्ड पार्टी भी कर सकता है। सर थर्ड पार्टी मतलब? बेटा थर्ड पार्टी का मतलब है प्रोमिसर के अलावा, उसके एजेंट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अलावा एक अनदर कोई अननोन थर्ड पार्टी भी परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब प्रोमिसी उसे एक्सेप्ट करने को रेडी हो। फिर से रिपीट कराओ, परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन कंडीशन बस एक है कि प्रोमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। मतलब ऑब्वियसली थर्ड पार्टी प्रोमिसर के बिहाफ पे करेगा, लेकिन अगर प्रोमिसी ने बोला हाँ भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं कर लो, तो बेटा उस केस में फिर वो वैलिड है। अगर वो मना कर देता है उसी टाइम तब वो वैलिड नहीं है। लेकिन हाँ मान लो प्रोमिसी ने पहले एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई तू कर ले, अब आपने जो है करवा दिया भाई का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है मैंने बेटा एक बच्चे को बोला कि भाई मैं लॉ पढ़ाऊंगा, बदले में कंसिडरेशन लूंगा 10,000 का, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, जब मैं पढ़ाना मैंने बहुत 1 2 3 महीने पढ़ाया और 3 महीने बाद मेरे को बहुत ही अर्जेंसी में कुछ काम आ गया, तो मैं गया उसकी फैमिली से बात करी, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे सिचुएशन हो गया है, तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा कुछ अनसर्टेनिटी की रीजन से, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छा टीचर लाऊंगा, और मैं कोई अच्छा टीचर लोकल है। मैंने कहा ये सर है, आप इनसे पढ़ के देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसे ऐसे करके उन्होंने डेमो वेमो लिया और उन्होंने अग्री कर लिया इस बात से कि भाई जनरली तो प्रोमिसर को पढ़ाना था, लेकिन मैंने थर्ड पार्टी से करवा दी और प्रोमिस इस बात पे अग्री कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बाद में प्रोमिसी ने अग्री कर लिया, उसके बाद प्रोमिसी कह रहा है नहीं ना 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 भाई, कह रहा बाद में पंगे कर रहा है, कह रहा नहीं भाई उस टाइम मैंने अग्री कर लिया, अब तो आप ही पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रोमिसी आप अच्छे से सोच समझ के अग्री करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो आप प्रोमिसर को पकड़ नहीं सकते। फिर इसका बेस्ट केस स्टडी एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, जल्दी से मैं दिखा दूं बेटा। क्या था, मान लीजिए बेटा यहां पे एक पर्सन थे ए, इसी का एग्जांपल है थर्ड पॉइंट का, ठीक है। यहां पे एक पर्सन है बी। अब बेटा यहां पे इसे मान लीजिए एक क्रेडिट चाहिए था 1 लाख रुपए का, ए को 1 लाख रुपए एज लोन चाहिए थे, तो बेटा बी ने ए को क्या दे दिया, लोन दे दिया 1 लाख रुपए का फॉर 1 मंथ, और इसने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद मैं आपको 1 लाख रुपए लौटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा जब यहां पे पेमेंट की बारी आई तो ड्यू डेट पे 1 लाख रुपए पे करने से ये हो गया फेल। ड्यू डेट पे ए 1 लाख रुपए पे करने से बी को हो गया फेल, नहीं कर पाया। और बेटा उस सिनेरियो में हुआ क्या
कि ए का एक दोस्त था सी, उसे ये बात पता चल गई कि यार इसने लोन दिया था और अब तो इसकी बेटा पिटाई होगी, रिकवरी एजेंट्स का भूत बना देंगे मार मार के, ठीक है, पैसे नहीं दिए ना भाई। तो सी को बड़ी टेंशन हो गई। सी ने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने ना ए को बिना बताए, प्रोमिसर को नहीं पता, कुछ नहीं पता, ये प्रोमिसर ये प्रोमिसी ये थर्ड पार्टी, अब इसने प्रोमिसर को कुछ नहीं बताया और ये चला गया बेटा किसके पास, बी के पास, और इसने बी को बोला कि भैया ये ले 60,000 रुपीज और ये जो है ना ये मैं पे कर रहा हूं पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए, मैं ए के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा हूं 60,000 रुपए। बात समझेगा। और जब ये पेमेंट दे रहा है, थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस करी प्रोमिसर के बिहाफ पे, और ये जो है ये अग्री करके इस पैसे को एक्सेप्ट कर गया बेटा, 60,000 रुपए ले लिए इसने। अब आपको क्वेश्चन पता क्या बोलेगा, बाद में अगले दिन बी गया ए के पास और बोलता कि भैया ला मेरे 1 लाख रुपए, ए को एनफोर्स कर रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए दाओ। क्या वो उससे 1 लाख रुपए रिकवर कर सकता है? भले ही ए को पता हो इस पेमेंट का, ये ना पता हो, ये इसके लिए अवेयर हो या ना अवेयर हो, डजंट मैटर। सिचुएशन ये है कि अगर थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस कर दी प्रोमिसर के बिहाफ पे और प्रोमिसी उस परफॉर्मेंस के लिए अग्री कर गया, तो बेटा उस केस में वो परफॉर्मेंस वैलिड मानी जाएगी। और अब ए बी से 1 लाख रुपए रिकवर नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम बैलेंस 40,000 की ही रिकवरी मांग सकता है। रादर ए इस पेमेंट के लिए अवेयर हो या अवेयर ना हो, इट डजंट मैटर। बी सिर्फ कितने का शूट फाइल कर सकता है, 40,000 की रिकवरी का। बात समझ आ गई ना? तो यहां पे यही पॉइंट बोला। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट जो है कैन बी परफॉर्म बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी से भी कर सकता है ओनली, लेकिन कंडीशन नहीं बेटा, ओनली इफ क्या बोला, ओनली इफ अग्रीड बाय दी प्रोमिसी। अगर कौन अग्री कर दे, प्रोमिसी अग्री करे तो। व्हेन, आगे क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट प्रोमिसर। तो भाई ऑब्वियसली अगर भाई आपने एक्सेप्ट कर ली परफॉर्मेंस, तो बाद में आप इससे 60,000 रुपए वाले नहीं मांग सकते ना, आप तो बस बैलेंस अमाउंट मांग सकते हो। तो यही पॉइंट यहां पे लिखी हुई है। पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा, प्रोमिसर हिमसेल्फ करेगा या फिर उसका ऑथराइज एजेंट, और डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बार बार बोलना बेटा, रिपीट करते रहना। सेकेंडली, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है पर्सनल स्किल और जजमेंट, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर ओनली, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा डेथ ऑफ प्रोमिसर के होते ही, क्योंकि उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी कर सकती है? कर सकती है, लेकिन ओनली इफ अगर प्रोमिसी अग्री करे तो। और एक बार अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बेटा उसके बाद थर्ड पार्टी से जो उसने परफॉर्मेंस ले ली, उसके बाद वो प्रोमिसर के अगेंस्ट उसे एनफोर्स नहीं कर सकता। रिमेनिंग बैलेंस ले सकता है प्रोमिसर से, लेकिन उस अमाउंट, उस परफॉर्मेंस को दोबारा से डिमांड नहीं कर सकता प्रोमिसर से। बात समझ आई? क्या यहां तक कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 का नोट अभी पेंडिंग है, अभी उस पर आएंगे। पहले हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। लास्ट पॉइंट हमारा, हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट कह रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय जॉइंट प्रोमिसर। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म्ड बाय जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर समझ गए? जॉइंट प्रोमिसर का मतलब है जब आपका जो प्रॉमिस है वो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कर रहे हैं। जब आपका प्रॉमिस 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कर रहे हैं, उस सिनेरियो में वो कह रहा है कि भाई जॉइंट प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय जॉइंट प्रोमिसर। अब इसमें क्या बोलता है, सिंपल सी बात है भाई, जब प्रॉमिस सबने मिलके कराए तो यहां पे बोल रहा है परफॉर्मेंस भी सब मिलके करेंगे। लेकिन यहां पे 2 एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल कॉन्ट्रा इंटेंशन। क्या बोलता है, पहले रीड करते हैं। यहां बोल रहा है कि व्हेन 2 और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, मिलके प्रॉमिस कराए, देन अनलेस अ कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर। सर ये कॉन्ट्रा इंटेंशन मतलब अभी बताऊंगा। अनलेस अ कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल सच पर्सन्स मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। कह रहा है अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों ने मिलके प्रॉमिस करा है, तो अगर कुछ और एग्रीमेंट में कुछ कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर नहीं होती, कॉन्ट्री इंटेंशन मतलब एक्सेप्शनल केसेस, अलग से कुछ तिगड़मबाजी नहीं होती, तो जनरल सर्कमस्टांसेस में ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। भाई अगर ए बी सी तीनों ने मिलके प्रॉमिस करा, एग्जांपल दे रहा हूं इसका, मान लीजिए बेटा यहां पे ए बी सी और ये तीनों ने मिलके
प्रॉमिस करा है कि ये मिस्टर डी को 6 लाख रुपए पे करेंगे बेटा, पे करेंगे 6 लाख रुपीस, ठीक है। अब पहली बात तो समझो, तीनों ने मिलके प्रॉमिस कराए, तीनों ने मिलके प्रॉमिस कराए, तो ये तीनों कौन हो गए? ये हो गए जॉइंट प्रॉमिसर। ये कौन हो गए? जॉइंट प्रॉमिसर। और ये 6 लाख करने का जो प्रॉमिस है ये हो गया जॉइंट प्रॉमिस, ये हो गया जॉइंट प्रॉमिस। अब ये क्या बोलता है भाई, देखो कह रहा भाई सीधी सी बात है, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस करा है तो जो परफॉर्मेंस है, जो फुलफिल करना है परफॉर्मेंस को, ऑब्लिगेशन को, वो भी जॉइंटली ही तो करेंगे। सर मतलब बेटा ये देगा 2 लाख रुपए, ये देगा 2 लाख रुपए और ये देगा 2 लाख रुपए। ये कब होगा? ये तब होगा अगर कोई कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर नहीं हो रहे। सर कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर मतलब? तो बेटा कॉन्ट्रा इंटेंशन में 2 केस डाल दिए। कह रहा भाई मान लो पहला कॉन्ट्रा इंटेंशन, मान लो जॉइंट प्रॉमिस करा, ये तीनों जॉइंट प्रॉमिसर थे, लेकिन परफॉर्मेंस करते टाइम सी की हो गई डेथ। परफॉर्मेंस करते टाइम केस 1 में मैं ले रहा हूं, केस 1 में जॉइंट प्रॉमिसर के केस में, केस 1 में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मिस्टर सी जो है उनकी हो गई डेथ। तो बेटा क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर हो गई, अलग हो गया ना कुछ हटके। अब उसमें क्या होगा? कुछ नहीं है भाई, देखो पहले तो ए देगा, बी देगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी देगा 6 लाख रुपए। क्या ये बात समझ आ गई? पहला केस, क्या ये बात समझ आई? फिर से रिपीट कराओ। अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, तो अगर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो रहा, डेथ वेथ किसी की नहीं हो रही, तो क्या होगा? ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। अगर कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर नहीं होती तो, लेकिन अगर कॉन्ट्रा इंटेंशन अपीयर हो गई, उसमें 2 केस है। पहला, अगर किसी भी पार्टनर की, किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो बेटा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसर के साथ मिलकर जॉइंट प्रॉमिस करेगा। देखो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रा इंटेंशन क्या बोल रही है? पहला, इफ एनी ऑफ देम डाइज, अगर तीनों में से कोई भी एक डाई हो गया, मर गया, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट जॉइंटली विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर फुलफिल द प्रॉमिस। तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी बचे हुए सर्वाइविंग जॉइंट प्रॉमिसर मिलकर इफ ऑल, ये दोनों प्रॉमिस करेंगे। अच्छा एक और चीज, इफ ऑल ऑफ देम डाइज, अगर तीनों के तीनों ही मर गए, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली मिलेगा। मतलब अगर तीनों मर गए, मान लो अगर तीनों मर गए, ऑल डाइज, तो क्या बोल रहा है? तो कह रहा भाई ए बी सी तीनों का अपना अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव 6 लाख रुपए पे करेंगे, खत्म। ये पहला कॉन्ट्रा इंटेंशन था डेथ के केस में। अच्छा सेकंड केस में क्या बोल रहा है भाई? सेकंड केस में अलग ही बोल रहा है, कह रहा है अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, मतलब डिफॉल्ट मतलब बेटा इस सिनेरियो में क्या हुआ ना, पे करने थे लेकिन मिस्टर सी जो है वो भाग गया भाई, रन अवे, पैसा लेके भाग गया भाई। 6 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए जैसे देने की बारी आई, ये भाई निकल लिया। तो बेटा जब ये निकल लिया तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहां से पकड़ोगे? तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात होता है, अगर कोई डिफॉल्ट कर देता है जॉइंट प्रॉमिसर, तो उस केस में भाई ए और बी ही रिस्पॉन्सिबल है 6 लाख रुपए देने के। मतलब डेथ का सिनेरियो है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होगा। अगर डिफॉल्ट कराया आपने तो जिसने डिफॉल्ट करा उसे हटा दो, बाकी रिमेनिंग वाले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये दोनों अपना 2 लाख तो देंगे, साथ में इसके 2 लाख में भी ये 1 लाख लेगा, ये 1 लाख लेगा, बस खत्म। In case of default by any joint promisor, then the other joint promisor will bear the losses equally. I hope it is absolutely clear. फिर एक बार जल्दी से समराइज कर दूं क्या जल्दी से समराइज करे से? फिर से रिपीट करो। Who can perform a contract? कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा? नंबर 1 नॉर्मल केसेस में प्रोमिसर हिमसेल्फ, सेकंड उसका ऑथराइज एजेंट, और डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहला पॉइंट। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में प्रोमिसर हिमसेल्फ ओनली। और जैसे ही अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सेकंड पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे आओ बेटा। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी भी कर सकती है ओनली इफ अगर प्रोमिसी उस पर अग्री करे तो, और अगर प्रोमिसी ने एक बार थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद वो प्रोमिसर को एनफोर्स नहीं कर सकता नॉन परफॉर्मेंस या किसी भी चीज के लिए। 3 पॉइंट क्लियर। 4th पॉइंट,
प्रोमिसर जो है, अगर सॉरी परफॉर्मेंस इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कह रहा भाई देखो, अगर किसी भी दो या दो से ज्यादा लोगों ने जॉइंटली प्रॉमिस करा है जॉइंट प्रोमिसर के केस में, तो भाई उस सिनेरियो में अगर कोई कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर नहीं हुई, उसे छोड़ो क्या होता है, कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर नहीं हुई तो नॉर्मल केस है, तब तो भाई सारे बंदे जॉइंटली उस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। लेकिन कॉन्ट्री इंटेंशन में क्या होगा, उसमें दो केस है। पहला, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हुई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिमेनिंग सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर के साथ मिलकर करेगा परफॉर्मेंस को, और अगर सारे मर गए तो सबका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर करेंगे। लेकिन सेकंड केस में कॉन्ट्री इंटेंशन सेकंड क्या है, अगर किसी जॉइंट प्रोमिसर ने डिफॉल्ट करा तो बेटा उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक बात नहीं है, सीधा जो रिमेनिंग जो जॉइंट प्रोमिसर है वो उस लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आप में। क्या ये बात समझ आती है बेटा? तो ये पूरा सिनेरियो हो गया हु कैन परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सेकंड पॉइंट का एक नोट और बचा है, बस 2 मिनट लूंगा आपके, वो और लिखवा दूंगा और आज के इस लेक्चर को हम करेंगे डन। फिर हम आगे जाएंगे परफॉर्मेंस में, सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, टाइम एंड डेट, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ये 2-3 टॉपिक बढ़िया इसमें है, तो हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। बट पहले आप ये चारों पॉइंट नोट करो और फिर सेकंड पॉइंट का नोट लिखवा रहा हूं, उसे लिखो जल्दी से फटाफट। हाँ जी भाई, वापस आते जल्दी से। तो बेटा हु कैन परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में सेकंड पॉइंट था पर्सनल स्किल एंड जजमेंट वाला, उसी का एक नोट है बेटा, क्योंकि केस स्टडी आ रही है अच्छे से, तो प्लीज एक बार देख लीजिए। वही चीज जो मैंने बताई वही दोबारा बोली हुई है, नोट में आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट के नीचे भी लिख सकते हो या चारों के बाद भी लिख सकते हो। इट इज कनेक्टेड टू सेकंड पॉइंट, बस मैंने यहां पे बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, करेक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स और इज फाउंडर ऑफ पर्सनल कंसिडरेशन। कह रहे कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल या जजमेंट इन्वॉल्व है या कोई पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कह रहे कम्स टू एन एंड, कह रहे खत्म हो जाता है ऑन डेथ ऑफ द प्रोमिसर। तो सर नॉर्मली तो हमने देखा है, नॉर्मल केस में क्या होता है, डेथ के बाद जब भी प्रोमिसर की डेथ होगी उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी लाइबिलिटी रखता है परफॉर्मेंस की। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सनल स्किल और जजमेंट इन्वॉल्व है या पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो वो प्रोमिसर की डेथ के बाद खत्म यानी एंड हो जाता है, मतलब इट बिकम्स वॉइड। ठीक है ना? तो क्या बोल रहा है, a contract which involves the use of personal skill or is founder of personal consideration comes to an end on the death of the promisor. As regards any other contract, the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it. कह रहा भाई देखो ये तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमने जनरली बाकी एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा हुआ है कि जैसे उसकी डेथ होती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू परफॉर्म इट हो जाता है। ये कब है बेटा, ये है जनरल सर्कमस्टांसेस में, ये है जनरल सर्कमस्टांसेस। कौन से वाले, कह रहे एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या है, ये स्पेशल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपका यूज ऑफ पर्सनल स्किल एंड जजमेंट है। तो जनरली लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म इट, लेकिन स्पेशली इस सर्कमस्टांसेस में सिर्फ कब, जब पर्सनल स्किल एंड जजमेंट इन्वॉल्व है, तो सिर्फ उस केस में प्रोमिसर की डेथ के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्स टू एन एंड हो जाएगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। बट अच्छा ये तो नॉर्मल हो गया, इसमें याद ही रखना बट देयर लाइबिलिटी, ये किसकी लाइबिलिटी की बात कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लाइबिलिटी है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड थ्रू दी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दे इनहेरेंट फ्रॉम द डिजीज प्रोमिसर। ये दोनों जनरल की बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होगा, अगर कोई भी प्रोमिसर की डेथ हो जाएगी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सारी लाइबिलिटी रह जाएगी, लेकिन याद रखना जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी है वो सिर्फ उस लिमिट तक ही रहेगी जितना उसने अपने डिजीज प्रोमिसर से एसेट इनहेरेंट करे होंगे। मतलब अगर डिजीज प्रोमिसर उसे एसेट देकर गया है 1 करोड़, तो जो लाइबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक की ही है। अगर लाइबिलिटी होगी 1 करोड़ 20 लाख की और उसने इनहेरेंट में एसेट दिया 1 करोड़ के, तो वो सिर्फ 1 करोड़ के लिए ही लायबल होगा, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती लाइबिलिटी। कोई दिक्कत? और अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तब तो भैया लायबल ही नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, वो तो अलग ही हो गया। तो ये नोट आप क्लियरली समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसी के साथ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेटा यूनिट अभी हमारा आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। आज हमने क्या करा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखा। 2 टाइप की होती है, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड वाले में प्रोमिसी जो है वो रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट से। अब इसमें 2 सर्कमस्टांसेस है रिलेटेड टू गुड
और रिलेटेड टू मनी। रिलेटेड टू गुड होगा तो गुड्स को दोबारा डिलीवर नहीं करना, प्रोमिसर अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज है और वो जो है नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं है। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं है, मनी के केस में प्रोमिसर अभी भी रिस्पॉन्सिबल है और वो डिस्चार्ज तभी होगा जब वो मनी विद इंटरेस्ट लौटा देगा। फिर मैंने बताया कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। पहला प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका ऑथराइज एजेंट, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसकी डेथ हो गई तो। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो बेटा उस सिनेरियो में आप जो है डेथ, प्रोमिसर की डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसका नोट लिखवा दिया। थर्ड पॉइंट, क्या थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है? एब्सोल्युटली यस, कर सकती है, लेकिन प्रोमिसर की कंसेंट के साथ। लेकिन अगर प्रोमिसरी ने एक बार कंसेंट दे दी तो उसके बाद वो प्रोमिसर को बाद में किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस के लिए एनफोर्स नहीं कर सकता। फोर्थ, जॉइंट प्रोमिसर के केस में भाई जिन्होंने मिलकर प्रॉमिस करा है वही जॉइंटली फुलफिल करेंगे ऑब्लिगेशन को। अगर कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपेयर नहीं होती, कॉन्ट्ररी इंटेंशन कब अपेयर होगी? दो केस, अगर किसी की डेथ हो गई तो भाई सिंपल है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी बचे हुए प्रोमिसर्स के साथ मिलकर करेगा। अगर किसी ने डिफॉल्ट करा तो फिर तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव का टंटा ही नहीं है, फिर बाकी रिमेनिंग प्रोमिसर जो है वो करेंगे लॉसेस को इक्वली शेयर। क्लियर एकदम? तो यहां तक हमारा पूरा मामला डन हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, अच्छे से आप इसे रिकॉल करिएगा बेटा, रिवाइज करिएगा, नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।